रायपुर में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन, उसका आखिरी दिन है आज। और आज सबको इंतज़ार था राहुल गांधी के भाषण का। जी हाँ, राहुल गांधी का भाषण अभी अभी समाप्त हुआ है और लगभग घंटे भर के भाषण में राहुल गांधी ने बहुत सारी बातों को समेटने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा में अपने जो अनुभव उनके हैं उसको साझा किया उन्होंने। उसके साथ साथ मोदी सरकार पर ज़बरदस्त वार करते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है उस पर हम चर्चा करेंगे आज और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके तार कहां तक जा रहे हैं। क्या 2024 की तैयारियां कांग्रेस जो कर रही है उसमें राहुल गांधी भी बहुत पूरी तरह से कहें तो जुट चुके हैं। राहुल गांधी ने एस जयशंकर का नाम लिया। आप जानते हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनका नाम उन्होंने क्यों लिया? अदानी अंबानी के बीच में रिश्ते क्या हैं, अदानी और मोदी के रिश्ते के बारे में बात उन्होंने की। अदानी अंबानी की बात तो करते ही रहे, लेकिन अदानी और मोदी के रिश्ते क्या कहलाते हैं ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सेल कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। ईस्ट इंडिया कंपनी से राहुल गांधी मोदी की कंपनी अदानी की कंपनी की तुलना क्यों कर रहे हैं ये भी पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज राहुल गांधी करते हुए नजर आए और साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो ड्राइविंग सीट पर और बिल्कुल फर्राटेदार स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस बात पर राहुल गांधी के भाषण पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर सीधे रायपुर से और इस अधिवेशन स्थल से जहाँ 50वें अधिवेशन का राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, आप सब इनसे परिचित हैं ही, और हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी का भाषण अगर देखा जाए, अगर 10 नंबर दिया जाए तो कितने नंबर, 1 से 10 के बीच कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, नंबर तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो देंगे, और कांग्रेस के एक पत्रकार होने के नाते कांग्रेस के सदस्यों ने तो उनको 10 में 10 नंबर दे दिए हैं। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी का नाम घोषित हुआ, राहुल गांधी को जैसा स्वागत किसी भी नेता का नहीं हुआ। तालियां, सीटियां, जोश, तो ये पूरे कांग्रेस ने तो राहुल गांधी को 10 में 10 नंबर दे दिए। और मेरे लिहाज से राहुल गांधी का ये भाषण बहुत सटीक था और उन्होंने नरेंद्र मोदी के पिछले 8-9 साल के नैरेटिव को आज कांग्रेस ने आकर प्रॉपरली ध्वस्त करने का काम किया है। और यहाँ से जो नैरेटिव निकलेगा वो 2024 के चुनाव के लिए मैं कहूँगा कांग्रेस को सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ा जीत के लिए एक मंत्र यहाँ से मिला है। और वो क्या है? देखिए, भाजपा ने अपना नैरेटिव खड़ा किया कि राष्ट्रवाद में उनकी मोनोपोली है, राष्ट्रवाद में उनका एकाधिकार है, बाकी किसी को भी वो देशद्रोही देश में कह सकते हैं, कहते रहे हैं। लेकिन अडानी के मामले तक आते आते उनका राष्ट्रवाद का जो पूरा नैरेटिव था उसमें कई छेद हो गए। और आज राहुल गांधी ने उन्हीं छेदों को सामने रखा है। 3 मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा जो राहुल गांधी के भाषण में है। लोगों ने सुन लिया होगा या नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे। नंबर 1, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की है अडानी की, और अडानी की कंपनियों में विदेशी पैसा लगा है और हेज फंड्स से पैसा लगा है, बेनामी कंपनियों का पैसा लगा है जिनकी जड़ें भारत के बाहर हैं। और अडानी क्या बना रहे हैं? डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब है कि अडानी डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत वो इक्विपमेंट, वो सारा कुछ बना रहे हैं जो भारतीय डिफेंस और स्ट्रेटजी के लिए गोपनीय है। अगर उनकी कंपनियों में बाहर का पैसा लगा है, गुमनाम कंपनियों का पैसा लगा है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। राहुल गांधी ने इस तरफ इशारा किया है। दूसरा, उनका बहुत बड़ा जो हमला राहुल गांधी का हुआ है नरेंद्र मोदी पर, वो एस जयशंकर के बयान को लेकर हुआ है। राजीव जी, हमको मालूम है कि एस जयशंकर ने अभी हाल फिलहाल में एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि हम चाइना के खिलाफ हमला नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, क्योंकि चाइना हमसे बड़ी इकॉनमी है। राहुल गांधी ने उसको बुरी तरीके से डिमोलिश किया है इस आर्गूमेंट को। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान जो देश का है वो बड़ी इकॉनमी और छोटी इकॉनमी नहीं देखता है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अंग्रेज जिसके बारे में कहते थे कि उसका सूरज भी अस्त नहीं होता,
वो तो भारत से बड़ी इकॉनमी थी, उसके खिलाफ हम लड़े और जीते। तो ये जो आर्गुमेंट है कि बड़ी इकॉनमी है चाइना और हम चाइना के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे या चाइना को जवाब नहीं देंगे, उसको राहुल गांधी ने इनके सावरकरवाद से, माफ़ीनामों से और बड़े अगर कोई बड़ा है तो आप झुक जाओ, ये तमाम तरीके से राहुल गांधी ने इस हेकड़ी को और इस फर्जी राष्ट्रवाद को आज पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी का ये जो नैरेटिव आज रहा है। और तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात राजीव जी उन्होंने कही कश्मीर के मामले में, कि कश्मीर में जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि हजारों लाखों लोगों ने भारत का तिरंगा फहराया, जबकि नरेंद्र मोदी जिस कश्मीर यात्रा की बात करते हैं कि हमने लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराया था, तो वो उन्होंने खुद फहराया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरे कश्मीरियों से तिरंगा फहरवाया है, ये उनमें और हमारे में अंतर है। कश्मीर के युवाओं के हाथ में तिरंगा की बात कर रहे हैं। तिरंगा की बात की, युवाओं को जो कांग्रेस जोड़ रही है वो यहाँ भी युवाओं की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के सबसे बड़े किले, चुनावी किले, राष्ट्रवाद पे बहुत बड़ा हमला किया है आज। अब इसको कांग्रेस अगर जन जन तक ले जाए और कैसा प्रचार करे, तो ये राष्ट्रवाद के मामले को तो बीजेपी के राष्ट्रवाद के मामले पर राहुल गांधी ने आज बड़ी चुनौती दे दी है। जी, 3 महत्वपूर्ण बातें एस जयशंकर इकोनॉमी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के एस जयशंकर ने जो बात कही थी, आपको पता होगा दोस्तों, जो बात यहाँ रख रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि एस जयशंकर ने कहा था कि चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है, इसीलिए हम चीन से नहीं लड़ सकते। तो इस पर इन्होंने पूरा का पूरा प्रहार किया राहुल गांधी ने। दूसरी बात, अदानी और मोदी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तीसरी बात, राष्ट्रवाद, तिरंगा और इन सब को लेते हुए यहाँ कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुँचते हैं। और चौथी बात जो उन्होंने कही कि 52 साल मेरी उम्र हो गई और 6 साल की उम्र में 1977 में पहली बार पता चला कि जिस घर में वो रहते हैं, माँ से पूछा कि माँ ये हम जा कहाँ रहे हैं, तो माँ ने कहा कि ये हमारा घर नहीं है। और आज 52 साल की उम्र में भी राहुल गांधी और उस परिवार के पास अपना घर नहीं है। उनका एक अपना घर है लेकिन वो घर भी इलाहाबाद में, और उस घर को भी आनंद भवन को नेहरू जी के ज़माने में ही नेहरू जी ने ही दान कर दिया था। तो ये कहानी आप सबको पता है। लेकिन देश की सेवा के लिए जो कांग्रेस का एक इतिहास है, उस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए और उसको कहीं ना कहीं फिर से रिपीट करते हुए नज़र आए राहुल गांधी। और साथ साथ कह रहे हैं राहुल गांधी कि अदानी के मामले में, या कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है। और अदानी के कर्मचारियों को, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी उन्होंने चेताया कि जाग जाओ, राष्ट्रभक्ति ये नहीं है कि आप देशद्रोहियों के साथ रह रहे हो। जो हमें देशद्रोही कह रहे हैं, सही मायने में वो देशद्रोही हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज राहुल का जो भाषण था, ये उसी लड़ाई का चरम बिंदु है जो उन्होंने पिछले कुछ समय से मोदी सरकार और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जो छेड़ रखी है। पूरी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगभग 4.5-5 महीनों से उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उसके बाद जब वे संसद में पहुंचे, पिछला संसद का अधिवेशन जो इसलिए विवादास्पद रहा कि उन्होंने अदानी का नाम लिया और ये कहा गया, पूरी सरकार द्वारा अदानी का बचाव किया गया। इसलिए राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप दोनों का क्या रिश्ता है। तो उस समय भी वहाँ भी लोगों ने नारेबाजी की थी कि अदानी और मोदी जो हैं वो भाई भाई हैं। इसी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन राहुल गांधी का आज का जो भाषण है, उसकी शुरुआत बहुत ही इमोशनल तरीके से हुई, बड़ी फिलोसॉफिकल अंदाज में उन्होंने इसकी शुरुआत की। जैसे उन्होंने बताया कि हमारा घर नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि कश्मीर जो है, जब कश्मीर पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ। और कुछ चीज़ों का वर्णन तो टंडन जी ने बता ही दिया है। उसके अलावा उन्होंने जो ये बात कही कि मैंने ये तपस्या की, ये तपस्या का बहुत छोटा सा पार्ट है। और अब मैं चाहता हूँ, जो उन्होंने आह्वान किया कांग्रेस जनों से कि इस तपस्या को आगे बढ़ाइए और इस तपस्या को, ये तपस्या जो है ये भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह से जिस तरीके से 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, मैं इसे ही बहुत ही मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में
आज के प्रासंगिकता में देखता हूँ लगभग उसी भावना के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि आप जाइए और हम सब मिल के लड़ेंगे। देखिए, एक और अच्छी बात जो मुझे उसमें ये लगी कि उन्होंने खड़गे जी को पूरा सम्मान दिया और बोला कि आपके नेतृत्व में मैं और मेरे जैसे असंख्य जो कार्यकर्ता है वो आपके साथ लड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात थी। और राहुल गांधी का जो भाषण है, उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने इसकी तुलना की और बताया कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास अगर दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने का अवसर आ गया है, जो अवसर आज से करीब 100 साल पहले से उन्होंने छेड़ रखा था। और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने, लगभग वही करने का अवसर जो है आज कांग्रेस के सामने है। और इस बात को ध्यान दिलाया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का आज का भाषण बहुत ही उत्तम दर्जे का था। निश्चित रूप से उन्होंने उसमें इमोशंस भी थे, उसमें ठोस मुद्दे भी थे और उसमें एक तरह से आह्वान किया लोगों को कि हम सब मिल के लड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है जब जाएगा जनता के बीच, अब ये कांग्रेस जनों पे निर्भर करता है कि वो इसको किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कहा भी गया कि आप इस संदेश को लेके जाइए और इस बात को आगे बढ़ाइए। और उन्होंने कहा, एक दो बार पहले भी उन्होंने कहा है कि जब हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो हम इनसे क्या डरेंगे। भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति यहाँ बैठा था जिसने 4-5 दिन पहले यही कहा था, ईडी के जब छापे पड़े, कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा संदेश जो है ये राहुल गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और मुझे लगता है कि खड़गे जी जो भाषण देंगे उसके बाद जो है अंतिम जो इस पर मुहर लग जाएगी कार्यप्रणाली की, इस मोदी सरकार से लड़ने की हमारी कार्यप्रणाली क्या हो। राजीव जी, अंतिम मुहर। और अभी थोड़ी देर बाद 1:30 बजे का था समय, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने वाले थे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद पीछे वो भाषण दे रहे हों इस वक्त। लेकिन मल्लिकार्जुन, और ये समापन भाषण है इस अधिवेशन का जो मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे और इसके बाद सीधे एक रैली होनी है इसी रायपुर में। उस रैली की भी तैयारियां ज़ोरों से है और वहाँ भी राहुल गांधी, हो सकता है प्रियंका गांधी भी भाषण दें, वहाँ पर राहुल गांधी तो ज़रूर भाषण देंगे, ये साफ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उस यात्रा के दौरान जिस ढंग से उत्साहित हुए हैं, जिस ढंग से उनमें खुद में जोश उनका दिखाई दे रहा है, और वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ हम देख रहे थे स्टेज पे जब वो भाषण दे रहे थे। और उनका कहना है कि भले उसके लिए चोट लगे, खून बहे, पसीना निकले, लेकिन आने वाले समय में और भी हम तपस्या करना चाहते हैं। किस रूप में आपने देखा इस भाषण को जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, तो समझना चाहता हूँ। पहले आपका मैं परिचय थोड़ा लेना चाहता हूँ। और मैं भूपेंद्र गुप्ता हूँ, AICC डेलीगेट हूँ, मध्य प्रदेश का मीडिया विभाग का जो है वाइस चेयरमैन हूँ और मध्य प्रदेश के इंटेलेक्चुअल सेल का मैं चेयरमैन हूँ। और मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम हमने चलाया है। इसको यात्रा को गांधी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने के लिए गांधी चौपालों का 25,000 चौपालें हमने मध्य प्रदेश में अभी तक लगाई हैं और उसके माध्यम से जो है नए 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हमने अभी शुरू किया है। जी, देखिए, बहुत सारी बातें जो ये लोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। गुप्ता जी मीडिया सेल के हैं और मीडिया की बात राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं और उनके किसी भी भाषण में, हालांकि आज राहुल गांधी ने मीडिया पे कुछ नहीं बोला। एक महत्वपूर्ण बात ये थी दोस्तों कि आज तक राहुल गांधी, हमें उम्मीद भी यही कर रहे थे कि मीडिया के मित्रों उस साइड कहेंगे, लेकिन मीडिया के मित्रों को आज इन्होंने कुछ नहीं, शायद हो सकता है कि वो आज मीडिया को थोड़ा सा किनारे रखने की उन्होंने कोशिश की। वाह, आपके पास आता हूँ जरा अमेठी से। और राहुल गांधी का क्षेत्र अमेठी अभी भी कहा जा सकता है? जी, आपका जरा तारुफ बताइए। आप? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक वारसी, निक नेम है अल्लू मियाँ। अल्लू मियाँ जी, हाँ, अल्लू मियाँ का नाम तो सुना हूँ मैं, बिल्कुल सुना हूँ। आपका आज आपसे परिचय हो रहा है। राहुल गांधी के भाषण को आप सुन रहे थे अंदर, पहला रिएक्शन आपका उस भाषण को देख करके, कितने नंबर देते हैं आप उनके भाषण को? पहली बात। दूसरी बात, उसमें से क्या कुछ आप यहाँ से लेके जा रहे हैं? वहाँ से लेके हम बहुत कुछ जा रहे हैं और अभी आप कहें कि हम अमेठी से हैं इसलिए नंबर हम 100/100 दे रहे हैं। नहीं, सुनिए, आपने मुझसे सवाल किया है तो हम तो 100/100 देंगे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को भी शिक्षा दिया है। उन्होंने अपने भारत यात्रा के दौरान जो उन्होंने एक बात बताई कि हमने अपने ऑफिस के लोगों को इकट्ठा करके ये बताया कि यहाँ पर लोग हमसे मिलने आएंगे, यहाँ से लोग, किसान आएगा, नौजवान आएगा, बेरोज़गार आएगा, महिलाएं आएंगी, सभी लोग आएंगे,
लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम अपने घर आए हैं और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, ऐसा व्यवहार हो। तो हमारे अगर कांग्रेस जन, राहुल गांधी ने जो मेहनत किया है वो देश के साथ साथ दुनिया भी मान रही है इस बात को। तो हम अपने कांग्रेस जनों से ये निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, जो उच्च पदों पर भी हैं और जो नीचे भी हैं, कि हम अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को उसी सूरत से गले लगाएं जिस सूरत से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक गरीब को भी, एक मजदूर को भी, एक पंचर वाले को भी, एक मैकेनिक को भी, एक मिस्त्री को भी, एक महिला को भी, सबको लगा करके सबका दुख दर्द सुनते थे। तो यकीनन हमारा ये चेंज होने वाला है, यकीनन हम बदलाव के रास्ते पर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बहुत ही मुमकिन। राहुल गांधी को दोबारा बुला रहे हैं अमेठी? हाँ, बिल्कुल बुला रहे हैं। चुनाव लड़वा रहे हैं? भाई लड़वा रहे हैं चुनाव। राहुल गांधी का पिछला चुनाव जो है वो तो आप लोगों ने हरवा दिया था ना, हमने। हाँ, नहीं सुनिए, आप लोगों ने कैसे हरवा दिया था? राहुल गांधी का चुनाव अंबानी के पैसों ने हरवाया। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने अपना माइंड जो है कंसंट्रेट कर लिया था हमारे यहाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि नहीं हमको यहाँ किसी कीमत पे राहुल को हराना है। वो सीधा साधा आदमी, पैसे वैसे तो बटे नहीं हम लोगों को। हम लोग संजय गांधी के दौर के रहने वाले हैं और इस परिवार के साथ लगे हुए। वहाँ की जनता रो रही थी, इनको मीडिया ने हरवाया, इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने हरवाया, इनको अंबानी के पैसों ने हरवाया और थोड़ा बहुत ईवीएम ने। ज़्यादा बेईमानी नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। और इन लोगों से मैं एक वो दे करके एक नसीहत दे करके सत्ताधारी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति है, बदले की भावना से काम मत लो। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, नौजवान, महिलाएं सब यहाँ पे बराबर हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के नशे में इतना चूर न हो, क्योंकि राजनीति का मतलब होता है कि राजनीति भी है कितनी रोचक और अपूर्व, राजनीति भी है कितनी रोचक और अपूर्व। कभी हम भूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व। तो ये भूतपूर्व का सिलसिला जो है ये लोकतंत्र में चलता रहा है और चलता रहेगा। जी, भूतपूर्व की बात कर रहे हैं। आपके पास गुप्ता जी, आप इस भाषण को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है। इस रूप में है कि ये राहुल गांधी के पूरे रूपांतरण का भाषण है और उन्होंने जिस तरह से एक संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी को तपस्या के मार्ग पर चलना है। और तपस्या इसलिए कि आज जो हालात हैं भारत के, वो हालात जो है अंग्रेज़ों के ज़माने जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने जैसे हालात हैं, जब पूंजी और धन का संग्रह एक हाथों में हो रहा है, केंद्रित हो रहा है और देश को गरीब बनाया जा रहा है। आज आपको मध्य प्रदेश की मैं हालात बताऊं तो मध्य प्रदेश में जो है, जहां पर हमारी आबादी 8 करोड़ है, वहां पर 5 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं के झोले पर निर्भर हैं। इतने लोगों को इस मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 साल में गरीब बना दिया है। आज हमारे मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 64 लाख बच्चे मजदूरी के लिए अपने आप को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करा चुके हैं। पढ़े लिखे 40 लाख नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बदतरी के लिए जिम्मेवार कौन है? ये 18 साल की भाजपा सरकार है, जिसने जो है सौदे से एक चुनी हुई सरकार को गिराया है। ये लुटेरे, जनमत के लुटेरों को आज सबक सिखाने का वक्त है और इसके लिए निश्चित रूप से तपस्या करनी पड़ेगी। उनके पास बहुत औजार हैं, धन है, संपत्ति है, प्रशासन है, पुलिस है, सबके माध्यम से वो जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से ये देश निर्भय हुआ है, निडर हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता साहस के साथ निकलकर सड़क पर आया है और भगवान की कृपा होगी, इस सरकार को हम लोग पलट देंगे। जी, तपस्या की बात कर रहे हैं आप। मेरा नाम श्रीनिवास गौड़ है, हैदराबाद से, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तेलंगाना से हैं मैं कांग्रेस में मेरा 15 ईयर्स से काम करता हूँ। लेकिन इस बीच में भाजपा सरकार देश में आए जब से अपने आप को बांटने में लगा था। लेकिन हमारे नेता को पप्पू के नाम से कहा था। पप्पू समझे तो हम पप्पू बोलते ना, निकम्मा समझने के स्टाइल में हर जगह वो लोग प्रोपेगेंडा किए। पिछले 4 महीने पहले हमारे पास भारत जोड़ो यात्रा आए थे राहुल गांधी के साथ। हम उनके साथ चल नहीं सके। उनका एक्टिविटी और उनका गरीब से मिलना, ये सब क्या अपने देश के सबको हार्ट टच हो गया। अभी आने वाला कांग्रेस जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसको कैसा देखते हैं आप? और क्या तपस्या की बात कर रहे हैं? कौन सी तपस्या आप करने जा रहे हैं? ये पुजारियों का देश नहीं है, तपस्याओं का देश बोले।
कांग्रेस कार्यकर्ता तपस्या कैसे काम करता है, जो पहले से कांग्रेस में वो एक विचारधारा से चलता है, देश आप अच्छे रहो हम अच्छे रहो सब लोग अच्छे रहे, ये क्या बांटने के काम कर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे नेता ने कहा तपस्या वो हिसाब से काम करते हैं, फिर एक गरीब जनता का सरकार लाने की कोशिश करेंगे। ये जो 85th प्लीनरी से हम लोग है इतना पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट कर लिए 2024 में 100% इंडिया में और हमारे तेलंगाना राज्य में भी राज बनाने थे कांग्रेस पार्टी। जी देखिए, बिल्कुल तेलंगाना की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि 2024 में इलेक्शन है, आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले तेलंगाना में भी इलेक्शन है, वहाँ भी तैयारी चल रही है। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कहाँ से हैं? बिहार। आप बिहार से हैं, नाम क्या है आपका? निखिल कुमार सिंह। निखिल जी, कैसा लग रहा है आपको ये अधिवेशन और राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा? उसमें से क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ लेकर जा रहे हैं यहाँ से बिहार? राहुल जी ने जो भाजपा सरकार केंद्र में 10 साल से सत्ता में आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराकर पार्टी को तोड़कर अपना मंसूबा पूरा कर रही है। राहुल जी हम लोग सोए हुए नहीं हैं, बशर्ते राहुल जी ने जो ये पदयात्रा करके हम लोगों में एक जोश खरोश डाल दिया है और एक संजीवनी, ये अधिवेशन संजीवनी का 24 में काम करेगा। और जो धन बल तपस्या की जो बात हुई, भारतीय जनता पार्टी पैसे के बदौलत सत्याग्रह करती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से त्याग के, जो सोनिया जी ने त्याग किया है या राहुल जी आज पदयात्रा करके जनता के बीच के दर्द को समझ रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे और उसको बखूबी निभाएंगे। जी, तो बहुत सारी बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बात ज़रा आपसे बात कर लूँ, फिर आपके पास भी आता हूँ। आपका नाम? पंखुड़ी पाठक। पंखुड़ी जी बिल्कुल नोएडा से हैं, मैं जानता हूँ, और चुनाव भी, और आपको बताऊँ कि वोट के समय, चूँकि मैं भी नोएडा निवासी हूँ अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पंखुड़ी नहीं, हम अपनी उम्मीद पूरी कर रहे हैं लेकिन ठीक है। पंखुड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीवी लाइव में। और राहुल गांधी के भाषण में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अडानी को लेकर के जो हमला है उसको कहां तक आगे, क्योंकि अडानी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने की है और घर घर पहुंचाने का बीड़ा अब आप जैसे प्रतिनिधियों पे चुनाव लड़ चुकी हैं आप, और आप मीडिया सेल की भी उत्तर प्रदेश की हेड हैं उस हिसाब से भी, और चूँकि ये समय सोशल मीडिया का है और चूंकि आप प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश की, उस हिसाब से भी जानना चाहता हूं कि ये जो पैगाम राहुल गांधी का है, पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इस भाषण पे और उसके बाद इसको कैसे आगे बढ़ा रही है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि भारत देश में राहुल जी इकलौते नेता हैं जो सच को सच बोलते हैं, जो कभी भी किसी भी बात से पीछे नहीं हटते, और ये बात जो वो आज कह रहे हैं, ये बात वो लगातार कहते आए हैं। पहले भी जब चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था, क्या उसका कारण है? आज हमारा देश चंद उद्योगपतियों के हाथ में है। हमारे संसाधन जो दशकों की मेहनत से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, भारत की जनता के पैसे से, खून पसीने से जो संसाधन बने, आज वो सारे चंद उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं। लगातार राहुल जी ये बात देश की जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जब कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, उनकी रिपोर्ट आती है और वो ये कहते हैं कि अडानी नामक व्यक्ति ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, भारत देश को लूटा है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। ऐसे में ये बात घर घर तक ले जाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करना है। राहुल जी तो लगातार ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ा आसान हो गया है कि एक व्यक्ति आपको फाइनेंस करे, आप उसे ले लेकर घूमें। जो प्रश्न हम लगातार प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को आप ले लेके विदेश घूमते हैं, उस व्यक्ति को आप सबसे पैसे वाला व्यक्ति बना देते हैं, देश का चाहे एयरपोर्ट हो, देश की कोई भी सरकारी संस्थान हो, उसके हाथ में दे देते हैं, जा के उसे ठेके दिलवाते हैं। तो इसको ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या रिश्ता है आपका अडानी से ऐसा कि हर चीज़ आप पूरा देश उनके हाथ में दे रहे हैं? तो आज यही जो संदेश है, यही जो बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे घर घर तक पहुंचाएंगे और अब जनता समझ रही है और बेहतर तरीके से समझेगी। जी, एक बात उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के भी की, जिसमें एस जयशंकर का जो जिक्र उन्होंने किया कि विदेश मंत्री ने
चीन की अर्थव्यवस्था से तुलना हमारे अर्थव्यवस्था की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की से की। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हमारी छोटी है, इसलिए हम उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। ये सारे चीन के मुद्दे को भी राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन लगातार उल्टा वार किया जाता है। इसको लेकर के क्या कहेंगी आप, और कैसे युवाओं तक इस संदेश को पहुंचाएंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और युवाओं आप जाग जाओ। देखिए, 60 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, 70 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। जिस समय इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तब देश की अर्थव्यवस्था क्या थी। लेकिन कांग्रेस के नेता कभी भी किसी देश के सामने नहीं झुके। हमने किसी भी देश ने अगर हमारे बॉर्डर पे अंदर घुसने का प्रयास किया, हमारी स्वाधीनता पे प्रहार करने का प्रयास किया, तो हमने उल्टा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री बोलते थे और लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं चीन को, जो चीन लगातार हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, हाईवे बसा रहा है। हम तो उसको साफ साफ ये संदेश दे रहे हैं कि आप आओ करो, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम छोटा देश है, हमारी छोटी अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद आप बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। भारत विश्वगुरु है अपनी आध्यात्मिकता की वजह से, अपने लोकतंत्र की वजह से, अपने इतिहास की वजह से। लेकिन इस तरह के जो बयान दे रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनकी कायरता दिखाता है, ये इनका दोगलापन दिखाता है, और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी, भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पंखुड़ी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे भी थोड़ा समझना चाहूँगा। एक तो आपका परिचय चाहूँगा, और दूसरा ये कि किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को। कि मैं अनिल यादव हूँ और मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो देखिए, जो आज का भाषण है, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि जिसने भी ये भाषण सुना होगा उसके सीधे दिल में उतरा होगा। आज उसे विश्वास हो गया होगा कि देश में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसका एकमात्र उसे ठीक करने का विकल्प कांग्रेस पार्टी है। आज राहुल गांधी जी ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन विशेषतः जो चीन वाला मुद्दा है, क्योंकि आप उस पर चर्चा भी कर रहे थे, मुझे लगता है कि आज उन्होंने स्पष्ट बताया कि जब देश का मंत्री, केंद्रीय मंत्री ये कहे कि हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, तो राहुल जी ने क्या कहा कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था कुछ थी, लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी भी और जीती भी। तो ये दिखाता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, हम इसलिए नहीं लड़ सकते, वो निश्चित रूप से कायरता का प्रतीक है। और ये जो अपनी 56 इंच की छाती बताते हैं, इन्होंने आज दिखा दिया कि इनके मंत्री कायर हैं और सरकार कायर है, जो अपनी देश की अखंडता को बचाने में नहीं कामयाब हो पा रही है। अदानी के मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, अदानी का मुद्दा अब घर घर तक पहुंच चुका है। हर आदमी ने वो तस्वीर देखी है जिसमें प्रधानमंत्री जी अदानी के साथ कुर्सी पे बैठे हैं और यूं हाथ करके अदानी के प्लेन में बैठ जाता है। अगर आप हमारी गाड़ी में बैठ जाएंगे और ऐसे लेटेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि भाई अनिल यादव से क्या दोस्ती है या नहीं है, ऐसे कैसे आपने उसकी गाड़ी खोली और बैठ गए। अदानी जी के प्लेन में जब मोदी जी लेटेंगे, बैठेंगे और पुचकारेंगे, हज़ारों लाखों करोड़ के टेंडर अलग अलग देशों से दिलवाएंगे, तो भाई हम आप छोड़िए, जो आम जनता है, जो सीधी सादी भोली जनता है, वो भी पूछेगी कि भाई 609वें नंबर का रईस आपकी 8 साल की सरकार में दूसरे नंबर पे आ गया, तो जनता तो सवाल पूछेगी। और ये जनता सवाल पूछ रही है, ये राहुल जी माध्यम है, सिर्फ ये सवाल जनता के हैं जिनका जवाब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपको, और भी आप साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। जरा आपसे, हाँ बस 1 मिनट भाई, आप किस रूप में देखते हो इस भाषण को? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश पे पूरे एक राज करने का, जिन्होंने राहुल गांधी जी ने एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डरना नहीं चाहिए। जो लोग डरते हैं, आप बताइए, शासन और प्रशासन के द्वारा गरीबों के, मजलूमों के आवासों पे, सब पे उन्होंने, सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या इस देश में बुलडोजर से क्या न्याय होगा? नेशनलिज्म की बात कही उन्होंने, सही बात है। जो लोग चीन से, भारत जैसे मंत्री जिनको विदेश मंत्रालय दिया जाता है, वो देश को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या भारत कमज़ोर है? किसी भी ताकत में भारत कमज़ोर नहीं है। लेकिन जो लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, माफ़ीनामा का भी हमारे नेता ने जिक्र किया। आज वही ज़रूरत है। मैंने तो मांगी थी फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं।
आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रदेशों में बुलडोजर के जरिए और बुलडोजर आग लगाने के जरिए झुग्गी झोपड़ियों को जलाने का काम किया। ये अधिवेशन पूरी तरीके से आने वाले 24 के चुनाव में किसान, मजलूम, महिला सभी की आवाज़ बनेगा और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये पूरी तरह एक प्रारूप तैयार कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश, देश के प्रत्येक राज्यों में से संगठन को मजबूत करके और आने वाले समय में एक नई ऊंचाई पर कांग्रेस पार्टी को ले जाया जाएगा। भारत जोड़ो की अपार सफलता के बाद ये महाधिवेशन जो अपार सफलता है ये एक नया स्वरूप तय करेगी और एक नई राजनीति का उद्गम होगा इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। अटल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करता हूं। किस रूप में आपने अभी देखा जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसको किस रूप में लेते हैं? और 3-4 बहुत गंभीर मुद्दों का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आए, जिसमें अडानी और मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी बात, एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो तुलना की चीन से, चीन की अर्थव्यवस्था से, इसको। तीसरा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भी आज राहुल गांधी ने फर्जी राष्ट्रवाद बनाम ओरिजिनल राष्ट्रवाद की बात की, तपस्या की बात की उन्होंने, और भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के रूप में उन्होंने देखा। ओवरऑल किस रूप में उनके भाषण को देखते हैं, उनके पैगाम को कैसे पहुंचाएंगे? भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आज समाप्ति पर है। यहाँ से जो हम लोग मैसेज राहुल गांधी जी का लेके जा रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तपस्या की पार्टी है, पुजारियों की पार्टी नहीं है। हम पूजा नहीं करते, तपस्या करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इस देश पर जब आई थी, उन्होंने धीरे धीरे पूरे पोर्टों को, पूरे एयरपोर्टों को, सभी धंधों को अपने हाथ में लिया और इस देश पर कब्जा किया अंग्रेज़ों ने। आज भी लगभग वही स्थिति है कि अडानी और अंबानी के नाम पर जिस तरीके से देश पर कब्जा किया जा रहा है, चाहे वो आपके एयरपोर्ट हो, चाहे वो किसानों की उपज हो, चाहे हमारे खनिज संसाधन हो, इस तरीके से हमारे दो की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में कहीं ये देश गुलामी की तरफ या देश 17 टुकड़ों की तरफ ना बढ़े कि हम अलग अलग सूबों में बढ़ जाएं। हमारा कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि जो भारत है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ भारत, ये कहीं टूट ना जाए और ये हमारे दो के चक्कर में देश टूटे ना। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, कितनी तैयारियां अभी? छत्तीसगढ़ का चुनाव, पिछले बार का चुनाव जिस तरीके से था कि हम 68 सीट जीत के आए थे, बाद में 71 हो गए। आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ के गांव में, छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के मन में एक भावना उठी है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान अगर कहीं अब जागा है तो इस बार जागा है। और छत्तीसगढ़ की पहचान देश में बनी है, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से, उसकी बोली से, उसकी भाषा से और उसके व्यवहार से। जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो जितने भी लोग बाहर से आए थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की अतिथि देवो भव की स्थिति देखी है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग कितने सरल, बहुत अच्छे होस्ट हैं, ये लोग कह तो रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की स्थिति में, और हम लोग को गर्व हुआ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, देश के कोने कोने से लोग आए और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। जी देखिए, तो एक अच्छी यादें, और इस प्रोग्राम को अब समापन की ओर ले जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की बात हो, अटल श्रीवास्तव जी हैं, बिलासपुर से हैं और होस्ट हैं कह सकते हैं इस पूरे अधिवेशन के। और यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत एक बड़ा जमावड़ा है, महाकुंभ कह सकते हैं। और इस महाकुंभ से राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया है वो बहुत कहें तो 2024 के लिए एक दिशा तय करने वाला ये पैगाम है। और इसको कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहाँ तक, कितनी दूर तक पहुँचाते हैं, ये अब इन लोगों के हाथ में है। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे। यहाँ इस चर्चा को विराम देते हैं और अभी चूँकि पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भाषण दे रहे हैं, उसको हम लोग ज़रा सुन लें और फिर उनके भाषण पे भी हम ऐसे ही कुछ विश्लेषकों के साथ आएंगे। और शाम को तो आप हमारे साथ जुड़ते ही हैं लाइव, आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।